प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान पाकिस्तान के लिए एक और मुआशी पैकेज पर इत्तफाक हो गया है। मुशीर खजाना शौकत तरीन के मुताबिक हमने सऊदी अरब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखने का कहा था, जिस पर उन्होंने $4.2 अरब का पैकेज दे दिया है। हुकूमती टीम की जानिब से इस रकम और पैकेज को मुफीद करार दिया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब हुकूमत को मौशी पॉलिसियों की वजह से शदीद तनकीद और दबाव का सामना है, IMF के साथ अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात हतमी नताइज पर नहीं पहुंच सके हैं। ताहम सऊदी पैकेज के ऐलान के साथ डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई है। सवाल यह है, सऊदी अरब ने $4.2 अरब का पैकेज दिया, जिस पर 3.2 शरह सूद है, ये बताया है शौकत तरीन ने। तो क्या अब हुकूमती मुआशी मुश्किलात में कमी आ जाएगी? इस पर गुफ्तगू के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, पैसे भी आ गए, इंटरेस्ट रेट भी कम है, अब क्या हुकूमत की परेशानी ख़त्म हो गई, हो जाएगी? ये इंटरेस्ट रेट वही है जो IMF का है। IMF वाले भी आपसे यही रेट लेते हैं अपने पैसों का, और वो बहुत तगड़े तरीके से लेते हैं। बात ये है कि एक मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आपका ओवरहेड टैंक है पानी का, उसमें पानी आ नहीं रहा है, बल्कि नीचे नल सब खुले हुए हैं और पानी बह रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसे ही होते हैं कि जब तक उनमें आता रहता है पैसा तो वो टंकी भरी रहती है, वरना वो खाली जाती है। 15 अक्टूबर से आज तक अगर मैं हिसाब लगाऊं तो $1.6 बिलियन आपके निकल चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। किस्तों में गए, लोन में गए, इंपोर्ट बिल में गए। इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा हो गया है, हमारा खासा बड़ा हो गया है, और मुंह फैला के खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो रुपया है वो 2 महीने में गालिबन 20 रुपये डिवैल्यू हुआ है, 20 रुपये डिवैल्यू हुआ है, और ये चल रहा है। तो बात ये कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए थे, आपकी कैपेसिटी पे बैक ख़त्म हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको कहीं ना कहीं से चाहिए था, आपको IMF से मिल जाएगा। IMF वाले 2-3 शराइत पे अड़े हुए हैं, क्योंकि मिल जाएगा गालिबन। शौकत तरीन साहब यही कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। उधर सऊदी अरब से आपकी बातचीत पुरानी चल रही थी, और ये बातचीत अब मुकम्मल हुई और ये एग्रीमेंट हो गया। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो हम डिस्कस कर रहे थे हुकूमती मुआशी मुश्किलात के बारे में, उसे कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने खुसूसी तौर पर तस्करा किया कलअदम जमात के बारे में, और उनका बताना यह था कि उन्होंने कलअदम जमात की क़यादत से काफ़ी मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर हुई नहीं, और अब ये फ़ैसला किया गया है कि 2 माह के लिए पंजाब में रेंजर्स तैनात की जाएगी। जो मुल्की सूरत हाल है इस वक्त, जो सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। जनरल साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शायद ये शुरू से ही मिस हैंडल हुई है, और मैं तो ये समझता हूं कि पहले दिन ही जब ये इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह थी कि ये धरना करना चाहते हैं या मार्च करना चाहते हैं, और उन्होंने इज्तिमा भी किए, तो उसी वक्त उनके लीडर्स वगैरह जो हैं उनको उठा लेना चाहिए था। आपको याद होगा कि इससे पहले गालिबन अप्रैल में या पिछले साल की बात है, ये धरना देना चाह रहे थे, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त इनके लीडर्स उठा के बंद कर दिए। उसमें खादिम रिजवी साहब को भी बंद किया था, और कोई उस पर कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। असल मसला ये होता है कि जब ये इज्तिमा बन जाता है, जब ये हजूम की शक्ल इख्तियार करके बाहर आ जाते हैं, तो एक मॉब मेंटेलिटी होती है जो कि फिर चल निकलती है और इंडिविजुअल्स की कम सुनी जाती है। उसमें एक और जो इशू आ जाता है वो ये है कि अगर आप इनको रोकने की कोशिश करें और मॉब रेजिस्ट करे, 2-3 लोग मारे गए, फिर वो नमाज जनाजा का किस्सा शुरू हो जाता है शहर शहर में, और फिर पूरे पाकिस्तान में वो चीज फैल जाएगी, गायबाना नमाज जनाजा शुरू हो जाएंगी ये। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये रास्ता इस तरह का है कि ये इन पे गोलियां चलाएंगे और उससे कोई काम होगा।
नहीं, मेरा ख्याल है अगर कोई किसी की कैजुअल्टीज हुई, जैसे ये अभी इनकी अपनी कह रहे हैं कि हो गई हैं, तो वो तो मामला हाथ से निकल जाएंगे। इनको बाहर सूरत परसुएशन करनी होगी और डंडे का, लाठी का इस्तेमाल जितना ज्यादा कर सकते हैं करें। हर किसी के पास डंडा होना चाहिए और मौलवी मरना कोई नहीं चाहिए, उनकी टांगों शांगों पे मारें ताकि मौलवी अपाहज हो जाए, वो खैर है, वो कबूल है, अस्पताल में चला जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह से तो सूरत हाल जो है वो तशद्दुद का जो रास्ता है वो दुरुस्त रास्ता नहीं है, बजाय इसके कि तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाए, मुज़ाकरात की बात की जाए, बात की जाए। नहीं, तशद्दुद सिर्फ इतना करना चाहिए कि इनकैपेसिटेट करें, डेथ नहीं होनी चाहिए। ये मेरा तजर्बा है, मैंने करके देखा हुआ ही है। और ये जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जब ये वारदात हुई थी तो निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा था, हम तो चकरा गए थे, वो कंट्रोल करना मुश्किल था। लेकिन फिर यही प्लान बनाई कि उनको, इज्तिमा को आप बाइफरकेट करें, टुकड़ों में तकसीम करें, मुख्तलिफ स्ट्रीट्स, मुख्तलिफ जगहों पे बैरिकेड्स लगा के तो मॉब को तकसीम किया। और फिर बैरिकेड्स के साथ हमने पुलिस खड़ी की हुई थी, कुछ रेंजर्स खड़े किए हुए थे और लाठियों का फिर ऐसा इस्तेमाल हुआ कि वो रहती दुनिया तक याद रहेगा मौलवियों को। तो वो फिर उसका अंजाम यही हुआ कि वो हॉस्पिटल भरा पड़ा था, लेकिन तहरीक वेपोरेट हो गई। तो ये जब मर जाते हैं लोग फिर मुश्किल पड़ जाती है, फिर वो शहर शहर जनाजे और नमाज जनाजा का किस्सा चल निकलता है, वो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त यही है, वरना मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी डिमांड वगैरह तो वो आपको पता ही है, वो फिर कहीं ठीक है। अच्छा जुनैरा, 60 रोज के लिए जैसा कि पंजाब में अब रेंजर्स तैनात कर दी जाएगी, आपके ख्याल में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखिए इवेंचुअली तो हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ तक मसला पहुँचा क्यों, और जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं वो कौन थे और रियासत उनके लिए कितना स्टैंड ले रही है। अब पुलिस के लोगों को कुछ हो जाए और आपके जो मिनिस्टर हैं वो अपोलोजेटिकली बैठ के बार बार कह रहे हो कि मैं क्योंकि सियासी वर्कर हूँ और मैं थोड़ा नरमी का कायल हूँ, मेरा फ़ोन खुला है, मैं अभी भी बातचीत कर, दिस इज़ नॉट हाउ द स्टेट रिस्पॉन्ड्स। जब इंटीरियर मिनिस्टर बोल रहा होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि स्टेट बोल रही है। उनको कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेनेशन देने की कि वो कितने आशिक रसूल हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन। इस सारे मसले का रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दिस इज़ एक्सप्लॉयटेशन। और ये एक ग्रुप मेंटालिटी होती है कि जब आपके हाथ में किसी भी वजह से पावर आ गई है तो फिर आप उससे बार बार एजर्ट करते हैं एंड यू यूज़ इट टू योर एडवांटेज। हमने लाल मस्जिद में भी देखा, यही शेख साहब थे, पहले ऑपरेशन करना पड़ा, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, बाद में ये कहते हैं कि शायद हम लोगों को उन लोगों की बद्दुआएं लग गई। तो स्टेट रनिंग में इमोशंस का कोई अमल दखल नहीं होता, और यहाँ कोई सर्टिफिकेट्स भी नहीं चाहिए किसी को कि आप सियासी वर्कर हैं, कि आप आशिक रसूल हैं। वो सारी गिवन चीज़ें, आपने अमन व अमान को कायम रखना है, आपने आम सिटीज़न को प्रोटेक्ट करना है। आपके पुलिस वाले ये डिज़र्व नहीं करते जो उनके साथ हो रहा है। और ये मामला जहाँ तक पहुँचा है, इस पर भी मेरे ख्याल है जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने दिया है, कौन सी कमेटी थी जो बातचीत कर रही थी, किन लाइन्स पे कर रही थी? वज़ीर आज़म ख़ुद सऊदी अरेबिया चले गए, पाकिस्तान का अमन ज़्यादा ज़रूरी था। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड इट इज़ अ डीपर इशू। तो अभी रेंजर्स तो आ जाएंगे, एंड में हमारा सहारा वही होते हैं, लेकिन ये मामला सियासी लोगों से हैंडल क्यों नहीं होता, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। ठीक, एनबीसी जैसे कि जुनैरा कह रही हैं कि मसला यहाँ तक आखिर पहुँचा ही क्यों, और क्यों जो सियासी क़यादत है वो इस मामले को हल नहीं कर पाई, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं सियासी बात करूँगा कि जब भी हम कुछ ग्रुप को जन्म देते हैं, कुछ ग्रुप पालते हैं, जनरल साहब ने जिक्र किया निज़ाम मुस्तफ़ा का, वहाँ से आ जाइए आप और आज तक पहुँच जाइए, तो हम उन्हें खुद ही ग्रूम करते हैं और फिर खुद वो हमारे लिए मसला बन जाते हैं। और ऐसा मसला बन जाते हैं कि हम घबरा जाते हैं, हमारी मतलब तमाम फैसला साजी ख़तरे में पड़ जाती है और हमें इल्म भी नहीं होता क्या हो रहा है। हम क्रिकेट मैच देखने दुबई चले जाते हैं, हम सऊदी अरब चले जाते हैं, अपनी सड़कों पर, अपने इलाकों में आपके यहाँ खंदकें खुदी हुई हैं, हालात ख़राब हैं और हम बाहर जाके बैठे हुए हैं। चलें कोई बात नहीं, मैच बेचारे शेख साहब नहीं देख पाए, लेकिन आज शेख साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत कमज़ोर थी, वो हाँप रहे थे, वो घबराए हुए थे, आईजी पहुँच नहीं पाए, आईजी पे गुस्सा था, सवालों को काट रहे थे कि बस सवाल हो गया आपका, झूठे सवाल करते हैं आप, ऐसे सवाल न करें। उनसे पूछा गया कि इस तहरीक में तो आप भी शामिल थे, आप भी चाहते थे, उस पर गुस्सा आ गया उनको।
ये सब कुछ हुआ है हमारे यहाँ अभी की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि लंगर बाकायदा गए इनके पास, बड़े बड़े बावर्ची खाने इनके पास गए हैं और इनको बाकायदा खाना वाना फराम किया गया है। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब ये आपे से बाहर हो गए तो हालात आपके सामने हैं। ये कहते हैं फ्रांस का एम्बेसडर निकालो, वो हमारे पास है ही नहीं। गवर्नमेंट ने आज कहा है, ये हमें सबको पता है कि फ्रेंच एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है ही नहीं वो। तो मुतालबा किया था, फिर शेख साहब ने किस बुनियाद पे कहा था कि मसला हल हो गया है, मंगल को सबको हम रिहा कर देंगे और ख़त्म हो जाएगी बात। वो मुआहदा क्यों पूरा नहीं हुआ? क्यों दोबारा जीटी रोड बंद कर दिया गया? लाइफ लाइन है जीटी रोड, आम बात नहीं है। तो अब मेरा कहना यह है कि 147 के तहत आपने रेंजर्स को जो अख्तियार दिए वो रेंजर्स को इस्तेमाल करने दीजिएगा। ठीक, रेंजर्स को वो अख्तियार इस्तेमाल करने दीजिएगा, उनका हाथ रोकिएगा नहीं। क्योंकि रेंजर्स बहुत, कराची में जो कुछ रेंजर्स ने किया वो बड़ा क्लासिकल था, गोली चलाए बगैर उन्होंने अमन कायम किया यहाँ पर, जो जनरल साहब बता रहे थे। अच्छा, ये नया दौर है, पहले लाठियों से मारते थे आप, अब आप बातों से मारते हैं। आप बात बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है आपके पास, आईबी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास सुनने के हालात हैं, आपको पता है कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसको रास्ते में पकड़ लेते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मॉडर्न इक्विपमेंट का जो ज़माना है उससे फ़ायदा उठाया जाए। और अगर जैसे वज़ीर दाखिला कह रहे थे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो एक कंट्राडिक्शन ये है। दूसरी ये है कि वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि अब इसको हम मिलिटेंट तंजीम के तौर पर निपटेंगे। तो पहले ये तय कर लें कि हम किस तरह निपटेंगे इससे, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन इस मुल्क में यकीन तौर पर अभी खेल खत्म होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा जुनैरा ने। बहरहाल क्योंकि रियासत का एहतराम बहुत ज़रूरी है। नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे कि अभी डिस्कशन भी हो रही थी कि शेख साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी थे, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर आपके ख्याल में मामले को कैसे हैंडल किया जाए? शुक्रिया शाइस्ता। अब देखें कि ये सारा मसला ही जो क्रिएट हुआ है ये वज़ीर दाखिला की वजह से हुआ है। वो दुबई से वापस ज़रूर आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी की थी, मुज़ाकरात भी किए थे, लेकिन वो कोई मुज़ाकरात नहीं थे, उसमें कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई थी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग अपने मुतालबे पे कायम थे और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और वो जीटी रोड में आगे ही बढ़ते जा रहे थे। और शेख साहब यही कहते रहे कि मेरे मुज़ाकरात हो गए और वो मंगल तक ये चले जाएंगे। उनका तो सीधा सीधा ये मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए। ये बात उन्होंने उनके सामने क्लियर नहीं की कि वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जब एक चिंगारी सुलग रही होती है उसके ऊपर आपको पानी फेंकना चाहिए। आपको ये बैठ के इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि किस वक्त अलाव जलेगा या आग लग जाएगी, उसके बाद आप इसको कंट्रोल करेंगे। तो जब ये शुरू बात हो रही थी, शुरू में ही इनको जो है वो स्नप करना चाहिए था, शुरू में ही इन धरनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए था। क्योंकि बात यह है कि इस मुल्क में, पाकिस्तान मुल्क में, कौन ऐसा बंदा है जिसे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं है? हर कोई कलमा गो है, नमाज पढ़ता है। ये जो हमारी पुलिस है ये भी नमाजें पढ़ते हैं, ये भी सब मुसलमान हैं। ये कौन से मिसक्रिएंट्स हैं जो इनको आमने सामने ले आते हैं, वो आवाम को भड़काते हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि मुसलमान को मारता है। और यही जो बैरूनी साजिशें हैं वो यही चाहते हैं कि मुसलमान को मारे। तो ये सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि हम सब आशिक़े रसूल हैं, तमाम मुसलमान जितने भी दुनिया में सब आशिक़े रसूल है। एक तो ये बाइफिकेशन ख़त्म करें और जो इनके अंदर मिसक्रिएंट्स हैं, जनरल साहब ने बिल्कुल सही किया कि जो चीदा टॉप के लोग हैं जो लोगों को वरगलाते हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेलों में बंद करना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे तो आज लग रहा था कि वो जो अपना मिनिस्टर इंफॉर्मेशन चौधरी फवाद ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लग रहा था कि ये इंटीरियर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका तर्ज मुखातिब बिल्कुल इस तरह था, बड़ी तगड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसमें बैकफुट पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई नर्म अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों का मोरल गिरता है जब उनकी डेथ होती है, जब उनके लोग ज़ख्मी होते हैं। तो जो इस किस्म का काम करें आप उनके साथ उसी तरह निपटें, सख्ती के साथ। ये नहीं होता कि जब ऐसे वाक़या हो गया, लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, बाद में जब मुआहदे होते हैं तो उन लोगों को आप रिहा कर देते हैं। जिन लोगों ने शहीद किया पुलिस वालों को या आग लगाई या घेराव करके बैठे हुए, उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आप आहनी हाथों से नहीं निपटेंगे तब तक ये मामला सही नहीं होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, नौबत अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 60 रोज़ के लिए रेंजर्स तैनात करना पड़ रही है। आपके ख्याल में क्या कहीं कोई कमी कोताही मुज़ाकरात में रह गई थी हुकूमत की जानिब से, जो ये सूरत हाल हमें फेस करना पड़ रही है? गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले इनके 325 लोग रिहा किए हैं। सारी रात शेख साहब ने मुज़ाकरात किए और 325 लोग रिहा किए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने उनके 325 लोग रिहा करके उनके पास पहुंचा दिए और अब आप कह रहे हैं कि ये मेरा मतलब है मिलिटेंट्स हैं। क्या रियासत है, क्या हुकूमत है, क्या पॉलिसी है? सारी रात आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं। जेल में उनका लीडर है, इंटीरियर मिनिस्टर, उससे जेल में जाके मुज़ाकरात करते हैं और फिर अगले दिन आप खड़े होकर कहते हैं कि ये अस्करी विंग है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। कोई रियासत की एक पॉलिसी तो होनी चाहिए। यही तो बात है कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है। हुकूमत तो डरी बैठी है और उसकी मेरे मतलब जान निकली हुई है, उसके पाँव नहीं नज़र आ रहे हुकूमत के, ना वज़ीर आज़म के ना वज़ीर दाखिला के। उनकी ऐसे जान निकली हुई है क्योंकि माजी की हुकूमतों के साथ इसी हुकूमत ने जो किया। आज बहुत जिम्मेदार अपोजिशन है पाकिस्तान के पास कि आपने 4 दिन से तमाशा लगाया हुआ है। अपोजिशन के किसी लीडर ने कोई बयान नहीं दिया, वो खामोश हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। वो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह नहीं कह रहे कि मेरे वर्कर इस धरने में जाने के लिए बेताब हैं, और आज के वज़ीर ख़ारजा की तरह वहाँ पर रोटियां नहीं पहुँचा रही आज की अपोजिशन। वो इस हुकूमत के साथ खड़ी है, खामोश है और चाह रही है कि रियासत की रिट रहे। वो भी वक्त था जब इस मुल्क के वज़ीर दाखिला को गोली मारी गई और कहा गया कि ठीक लगी है तौहीन रिसालत में। तो आज का वज़ीर दाखिला भी डरा हुआ है क्योंकि अगर पिछले वज़ीर दाखिला को गोली मारना जाता तो आज क्या सूरत हाल है। ये बीज हमने बोया है। मैं बचपन में सुनता था कि हाथ से लगाई हुई गांठें मुंह से खोलनी पड़ती हैं। ये हाथ से लगाई हुई हैं तहरीक इंसाफ की गांठें, जो अब उन्हें अपने इक़्तिदार में मुंह से खोलनी पड़ रही हैं। होश के नाखुन लेना चाहिए, मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। सारी जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना था, सब इकट्ठे बैठे थे, फिर हम जो है पुरतशद्दद लोगों के साथ, अस्करियत पसंदों के साथ लड़ सके थे। जब पूरी सियासी क़यादत, पूरी मुल्क एक ज़ुबान होगी, इत्तफाक राय होगा, फिर ऐसे ग्रुपों के साथ निपटा जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि आपने कल इनकी हिमायत की थी, आज आप इनको कुचल लें, तो अकेले नहीं कुचल सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। नाज़रीन, ब्रेक ले और ब्रेक पर जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि रियासत का एहतराम बहुत ज़रूरी है और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मज़हब का हिस्सा है और इसके बगैर हमें से किसी का भी ईमान जो है वो कामिल नहीं हो सकता। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सऊदी अरब ने $4.2 अरब का पैकेज दिया है, जिस पर 3.2 शरह सूद है, ये बताया है शौकत तरीन ने। तो क्या अब हुकूमती मुआशी मुश्किलात में कमी आ जाएगी? ज़ुनैरा, क्या ये पैकेज मिलने से IMF से जो मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशन है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये वक्ती पैकेजेस जो मिलते हैं और हम अगर इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं कि ये जी सिर्फ वक्ती क्यों हैं और इनके पीछे क्या शराइत हैं, तो एक तो हमारे पास उनकी डिटेल्स कोई नहीं होती, बिकॉज़ हमारे यहाँ कोई रवाज नहीं रह गया पार्लियामेंट में चीज़ों के डिस्कस होने का। किन शराइत पे एकदम से सऊदी अरेबिया को हम दोबारा याद आ गए और हमारी मदद दोबारा याद आ गई है? और क्या हम भूल गए हैं कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है उन्होंने मोदी को, अभी कोई 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने टोटल कश्मीर इशू पे खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए थे कि भाई वापस करें, हम आपसे खुश नहीं हैं, पैसे वापस करें। तो क्या स्टेट्स, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक, तो स्टेट्स इस तरह चलती हैं कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो, थोड़े दिनों के लिए इससे पैसे मांग लो। IMF जितना भी आपसे लंबा ड्यूरेशन नेगोशिएशंस का गुजार रही है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि वो आपको उतना ही बता रही है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, व्हाट इज़ योर स्टेटस, दुनिया में आपकी क्या पोजीशन है, हम आपको क्या समझते हैं। पैसे वो दे देंगे क्योंकि आप उसके बगैर चल नहीं सकते, उन्होंने अपनी बातें भी मनवानी है, लेकिन द मैसेज दे आर सेंडिंग वो समझने की और उस पर बात करने की ज़रूरत है। अब सऊदी अरेबिया की क्या गारंटी है वो कब पैसे वापस मांग लें? फिर यहाँ पे जितनी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स पहले वो स्पॉन्सर करते रहे हैं,
उनका दोबारा से ईरान से रब्ता हो रहा है। ईरान के साथ भी कोई बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप हमारे नहीं है इंटायरली। तो क्या होने जा रहा है रीजन में, क्या होने जा रहा है? क्या आप उनके पैसों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या उनके ऑयल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? आपने नई रीजनल इंटरवेंशंस कोई डेवलप किए हैं? कहीं और आपने एक्सप्लोर किया है? ये तो हम शुरू से सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं, कि सऊदी अरेबिया हमारा भाई है और एक और भाई अभी चाइना है हमारा, वो भी नाराज़ हुआ है। तो पता चला कॉल आ गई है उनकी। व्हाट आई मीन इज कि कोई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके हमने कॉल की है, इससे आप समझ लें कि कहाँ बात पहुंची हुई है। सो बेसिकली कोई कंसिस्टेंट प्लान है क्या हमारे पास अपनी इकोनॉमी के लिए? ये जितना ज़्यादा हमारे रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, हमने इसे रिकवर कैसे करना है? फिर 4 दिन के बाद रज़ा बाकिर की बातें हम भूल गए हैं, वो स्टेट बैंक को कैसे रन कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों पे किसकी नज़र है? कौन इसको देख रहा है? प्रायोरिटीज़ कौन तय कर रहा है? अगेन इट इज़ अ प्रोफाउंड इशू। बस हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट बंद पड़ी हुई है। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, स्टेट बैंक पे पैसे आ गए, इस इमदाद के बाद दिन फिरते नजर आ रहे हैं मुल्क कौम के आपको? मेरा ख्याल है कि 3 साल हम जहां 2018 में खड़े थे, 2021 में वहीं खड़े हैं। ये पैकेज तो उन्होंने 2018 में हमें दे दिया था। फिर उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म को याद आ गया कि उन्होंने तो अरबों के ख़िलाफ़ ब्लॉक बनाना है महातीर मोहम्मद के साथ मिलकर। उन्होंने तो एक नई OIC बनानी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को भी याद आ गया कि हमारे अरबों से बड़े इख्तलाफात हैं। जब हम अरबों के मुकाबले पे नया इस्लामी ब्लॉक बनाने चले, हमें पता चला कि असल मुसलमानों के लीडर तो तुर्क और मलेशिया हैं। अरबों का क्या ताल्लुक़ है मुसलमानों से? तो हम नए लीडर मुसलमान दुनिया के ढूंढने चले तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए। उन्होंने कहा आप अपने नए लीडरों से जाकर पैसे लें, हमसे क्यों ले रहे हैं? जब आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हैं, आप हमारे खिलाफ UN में बैठ के महातीर और दुगान के साथ बातें करते हैं, तो आप उन्हीं के साथ चल लें। फिर हम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम कोलालमपुर चले ही जाते कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे कहने पर बुलाई गई थी, और वहाँ भी हमारी बेइज्जती हुई कि हमने हमारे तजवीज़ पर रखी गई और हम वहाँ पहुँच ही नहीं सके। हम सऊदी अरब इजाज़त लेने गए और उन्होंने हमें कहा कि ख़बरदार अगर आप कोलालमपुर गए। हम वहाँ भी नहीं गए और उन्होंने पैसे भी वापस ले लिए, सज़ा भी दी, जाने भी नहीं दिया। फिर हमें यकीन याद आया कि हो, फिर हमने चीन से पैसे पकड़ के उनको वापस किए और फिर हम 2 साल उनसे माफ़िया मांगते रहे। 2 साल की मुसलसल माफ़ियों के बाद उन्होंने शर्फ़ बाजियाबी बख्श के कहा अच्छा जो आपको 2018 में दिया था वो वापस ले लेते हैं, आपको चलो वापस दे देते हैं। इतनी सी कहानी है। अब इसमें कौम के 3 साल कहाँ गए, हम कहाँ गए, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये तो छोड़ें। आप देखें सिमत हुकूमत की क्या है। जिस वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को आज तक वो ये नहीं फैसला कर सके कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ चलना है या नहीं चलना। वहाँ पे हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स काम करते हैं उनके कितने वीज़े ख़त्म हुए इस लड़ाई की वजह से, उनकी फैमिलीज़ पर कितनी कड़ी शराइत लगी। फिर हमने जाके कहा उनकी फैमिलीज़ को जो टैक्स लगाया गया है वो माफ़ कर दें। कितना इस पाकिस्तानी अवाम पर इस लड़ाई का असर हुआ वो हमें कुछ अंदाज़ा है। फिर हम आज कह रहे हैं कि हम फिर एक दफ़ा फ़तह कर रहे हैं, हम फ़ातहीन हैं। मुझे अफसोस होता है कि जब हुक्मरानों को सिमत नहीं पता होती। देखिए काम अच्छा बुरा आप एक सिमत में चले, वो सिमत में जाके नतायज आए ना आए अल्लाह को पता होता है। लेकिन अगर आपकी सिमत ही ना हो, आपको डायरेक्शन ही ना पता हो, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी ना हो, और फिर ये बताया जाए कि ये तो बहुत अच्छा दौर है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर है, पिछले दौर में फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। भाई पिछले दौर में ऐसी हरकतें नहीं थी जैसी इस 3 सालों में हो रही हैं। इतने यू टर्न्स नहीं थे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। हमें ये नहीं पता था पिछले 3 साल अदवार में कि सऊदी अरब के साथ चलना है या नहीं चलना। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज भी इस हुकूमत की जब तक अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई सिमत नहीं तैनात करेंगे, इन्हें नहीं पता इन्होंने अमेरिका के साथ कैसे चलना है, इन्हें नहीं पता इन्होंने चीन के साथ कैसे चलना है, इन्हें नहीं पता इन्होंने सऊदी अरब के साथ कैसे चलना है। ये हर एक को जो है अपोजिशन समझते हैं, जब दिल चाहा गालियाँ निकालनी। इंटरनेशनल फ्रंट पे ऐसे नहीं होता। अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो वो गाली नहीं निकालता। करने की जरूरत है। ठीक है NBC, आपके ख्याल में हुकूमत की समत क्या है? देखिए मुजम्मिल ने बहुत अच्छी बात कही कि इनको पता नहीं किसके साथ चलना है, अमेरिका के साथ चलना है, चीन के साथ चलना है। मैं ये हिम्मत करूँगा कहने की, इन्हें खुद ये पता नहीं इन्हें खुद को कैसे चलना है, किस सिमत में चलना है। इनकी समतें बटी हुई हैं, कभी ये नॉर्थ देख रहे हैं, कभी साउथ देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें कर्जा चाहिए। वो कर्जा जिसके लिए खुदकुशी की धमकी दी गई थी वो चाहिए इनको। अब
देखिए आपका जो फॉरेन रिजर्व है इस वक्त वो सब कर्जे पर है, वो आपका GNI पे नहीं है, ग्रॉस नेशनल इनकम पे नहीं है, GNP पर नहीं है, GDP पर नहीं है, ये सब कर्जे पर है या तरसीलात ज़र पर है। वो टोटी बंद हो रही है आपके तरसीलात ज़र की, जल्दी वहाँ से कम हो जाएगा। प्रोडक्शन में बांग्लादेश फिर वापस आ गया है एक्सपोर्ट के अंदर, वो कुछ असर पड़ेगा आपके ऊपर। अब और आपके महंगाई बढ़ रही है मुस्तकिल। तो ये जो पैसे आपके पास आ रहे हैं ना, ये कर्ज की पीते थे में और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारा फाका मस्ती एक दिन। 2018 में जो आपने इनकार किया था, मैंने पहले कहा था ये पुराना फार्मूला था सऊदी अरब का, वो आपने भुगता। उसके बाद मखदूम शाह महमूद ने कुछ जुमले ऐसे कहे जिसके ऐसे ताल्लुकात बदतर हो गए सऊदी अरब से। अब मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इस हुकूमत को ये नहीं समझना चाहिए कि कर्जा मिलने का मतलब ये है कि आपका मसला हल हो गया। आपका मसला बढ़ गया, आपकी माशी सूरत हाल सही नहीं हुई, बिगड़ गई, आप और मकरूज हो गए, आपको और सूद देना पड़ेगा, आपको और किस्तें वापस करना पड़ेंगी। अभी जो किस्तें वापस की हैं 1.6 की, फिर 2 महीने बाद वापस करना पड़ेंगी आपको, फिर आप कर्ज लेंगे कहीं से। तो ये एक अजीब खौफनाक सर्किल है, एक चक्कर है जिसमें हम फंस गए हैं, हमें फंसाया जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले 5 साल भी हम इसी में फंसे रहेंगे, कर्जे वापस करते रहेंगे जो हमने अब लिए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ठोस बुनियादों पर काम करें, बैठ के बात करें, कब मुशावरा शुरू कर दें। अब बेहतर ये होगा, ठोस बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया। NBC जनरल साहब, तहरीक इंसाफ की जो ये पैकेज लेने की पॉलिसी है, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए, मईशत को तो एक वक्ती तौर पे आप कह लीजिए कि थोड़ा सा सहारा मिल गया। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये कोई हमें मुद्दत नहीं बताई, कोई एग्रीमेंट नहीं है सच। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम में से कोई भी जाके बैंक में पैसे जमा करा दे और बैंक जो है वो उसको इस्तेमाल कर ले वक्ती तौर पे, और मेरा ये राइट रहे कि मैं जब भी चाहूं अपना पैसा वापस वहां से निकलवा सकता हूं। ये मेरी अपनी सवाबदीद पे है। अगर मैं रखना चाहूं तो साल पड़ा रहे, ना रखना चाहूं तो मैं अपना निकलवा लूं वहां से पैसा। तो वो हुकूमतों के साथ एग्रीमेंट करने के बजाय वो इस तरह का एक काम करते हैं कि जी आपके बैंकों में रखा देते हैं। इससे सिर्फ मुझे जो लगता है वक्ती तौर पे एक फर्क पड़ेगा वो यही कि फॉरेन एक्सचेंज जब बैंक में मौजूद होगा तो जो मार्केट में रुपये अपनी कदर खो रहा था बड़ी तेजी से और डिमांड थी डॉलर की, जबकि डॉलर मिल नहीं रहा था या कम था, तो डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, वो रुक जाएगी चीज। और हो सकता है कि डॉलर का रेट जो है वो काफी नीचे आ जाए, ये एक फायदा होगा। लेकिन अगर कल सऊदी फैसला करने 6 महीने बाद निकालने का पैसा अपना निकलवा दें तो हम वापस फिर उसी जगह पे खड़े होंगे, क्योंकि कोई उन्होंने ऐसी कमिटमेंट तो नहीं दी कि हम ये 2 साल के लिए रखेंगे या 4 साल के लिए रखेंगे। तो उन्होंने एक सादा सा आपके साथ काम किया है। बाकी ये है कि बहुत सारी मुश्किलात और भी हैं, जैसे FATF का किस्सा हमारे गले पड़ा हुआ है। हमें असल में देखना चाहिए कि इस खत्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं हम उसमें कहाँ खड़े हैं, हमारी अपनी हैसियत क्या है, पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने बेहद कोशिश की कि अमेरिका को ये मैसेज दिया जाए कि हम एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं रखना चाहते। तो आप सुपर पावर्स को डिक्टेट नहीं कर सकते। फिर उसमें यह है कि अगर कोई लीडर ऐसा आ जाए या कोई भी फॉरेन पॉलिसी आपकी किसी भी मुल्क की हो कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उसका ताल्लुक हो और वो अपने मुल्क के मफादात को तरजीह दे अमेरिका के मफादात पे, और वो खड़ा हो जाए और कहे जी मैं ये नहीं करूंगा, तो वो तो उसका एक ऐसा अंजाम करेंगे कि ये वो कौम भी याद रखे। तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों तरफ से मुश्किल में हैं। एक तो हमारी मालियाती प्रॉब्लम्स थी, दूसरा थोड़ी सी जो आपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपने तौर पे अडॉप्ट करने की कोशिश की है जो गालिबन अमेरिका को वो सूट नहीं करती, उसके लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो झेलने होंगे। और वो मेरा नहीं ख्याल कि हम जिस तरह समझ रहे हैं कि जी हम ये कर सकते थे वो कह नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि सुपर पावर्स के खेल में वो बड़ा मैदान में निकल के तो पहलवानी करके दिखाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में क्या अब हुकूमती मुआशी मुश्किलात में कमी आएगी? जैसा आजकल क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा कि जब तमाशाई बैठे
मैच देख रहे होते हैं या कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये किस तरह इस बॉलर को खेल रहा है, इसको यहाँ शॉट मारनी चाहिए थी, वहाँ शॉट मारनी चाहिए थी। लेकिन जब बैट्समैन बाहर आता है तो उससे पूछो तो वो कहता है कि 120 मील की रफ्तार पे बॉल कान के पास से शाएँ शाएँ करके गुजर रही थी, आप अंदर जाएँ और खेलें तो आपको पता चले। बात यह कि हुकूमत जब मिली PTI को तो बड़े मुश्किल हालात में मिली, उस वक्त मुआशी हालात क्या थे। और फिर जो सुपर पावर्स का जो खेल है, जो कई चीज़ें हमें मालूम नहीं पड़ती, वो हम तो क्योंकि अंदरूनी मामलात में लगे होते हैं ना, कि अगर TLP का भी जुलूस निकल है तो हम कहते हैं वज़ीर आज़म सऊदी अरब क्यों चले गए, सऊदी अरब से इतनी बड़ी वो एड लेके आ गए। मईशत को भी तो देखना है ना, मईशत को भी तो किसी ना किसी तरह से पैरों पे खड़े करना है। इन 3 सालों में तो मईशत नहीं गई। जो लोग कसीदे पिछली हुकूमतों के गाते हैं कि वो पता नहीं दूध शहद की नहरें बहा गए जी, वो ये नहीं करते थे, वो नहीं, वो वही लोग ये हाल करके गए हैं, वही मुल्क को इस हाल पे पहुँचा के गए हैं। वो बेचारा तो कोशिश कर रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों पर हमें भी एतराज़ है कि पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, सही सिमत में नहीं जा रहे, लेकिन बिल्कुल ही उनको ज़ीरो कर देने वाले मामला भी नहीं है। हुकूमत चला रहे हैं, उनको प्रेशर्स अमेरिका की तरफ से भी हैं। सबको पता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल के गया है, 20 साल की अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुर्दे इल्ज़ाम वो पाकिस्तान को ठहरा रहा है। इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे बजट से ज़्यादा पैसा वो डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर इस वक्त लगा रहा है। चाइना के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा है, उसकी हमें कीमत भी अदा करनी पड़ रही है। तो जिन तमाम हालात में हुकूमत जिस तरह अपने तय कोशिश कर रही है, वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। मैं जब लंदन में होता था, TV देखता था, तजिए सुन रहा था, तो मुझे बड़ा खौफजदा होता था कि यार पाकिस्तान में तो हालात बहुत ख़राब है। मैं आता नहीं था, लेकिन जब आके मैं लैंड करता था, देखता था, तो मुल्क में छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर होती थी, लेकिन पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था। अगर पहले की बनस्बत देखें, अभी पेट्रोल महंगा हो गया, पार्किंग करने की जगह फिर भी नहीं मिलती, उसी तरह सड़क पे गाड़ियां नज़र आ रही हैं। बाकी तरक्की के काम भी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। तो मईशत को संभाला देने के लिए अगर सऊदी अरब ने फिर दोबारा पैसे दिए, तो हमें इसको खुशाइन तरीके से देखना चाहिए कि पाकिस्तान में पैसे आए हैं। आज ही डॉलर इंटरबैंक में उसका 2 रुपये रेट नीचे गया, तो ये अच्छे हैं। अब हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है 6 महीने में वो ना हो जाए, साल बाद वो पैसे ना ले ले। भाई ले ले, आज की बात कर ले ना। आज की बात तो अच्छी ना कि पैसे रिजर्व बैंक में आ रहे हैं, आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा, तो मुल्की हालात हो सकता है बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। ठीक है, जुनैरा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कह रही थी नसीम साहब, ये रीज़न जाके उन लोगों को दे दें जिनको कल का खाना नहीं मिलना, कि ये गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल में आई थी, तो आप जरा प्लीज इंतजार कर लें। यही रीजन जाके उन 5 पुलिस वालों को दे दें जो बेचारे जान से हाथ धो बैठे। और जो ये सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आई एम रिस्पॉन्डिंग। आप सुन लीजिए, आप अपने वो जो लंगर खाने हैं ना, उनको अपने पास रखें, लेकिन खुदा के लिए लोगों की बाइंग कैपेसिटी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट कर दें। लंगर खाने नहीं चाहिए हमें, भीख ना दें आप, हमें नहीं चाहिए। फिलैंथ्रोपी करनी है, करें, शौकत खानम के ज़रिए करें। दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया गए थे, अपने कुछ मसाइल भी थे उनके जो उन्होंने वहाँ पे पर्सनल हल करने थे। उनको नहीं जाना चाहिए था मुल्क को इस हाल में छोड़ के, ऐसे दोस्त के पास जो जब नाराज़ होता है तो पैसे वापस मांग लेता है। तो इसलिए ये जो मंत्रा है ना, पिछली गवर्नमेंट तो थी ही खराब, ये कब तक चलेगा? मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस पे, अगर ठीक है, मुजम्मिल साहब भी ऐड कर दें क्विकली। मैं इस पर जी फिर ये भी नई मंतक पेश की नसीम सिद्दीकी साहब ने कि आज की बात करें और आने वाले कल की बात बिल्कुल ना करें। अगर आपको 6 माह बाद अपनी कोई मौत नज़र आ रही है, तबाही नज़र आ रही है, तो उसकी बिल्कुल बात ना करें। आज की जो कर्ज की मैं है, इसको एंजॉय करें, फिर रंग लाएगी फाका मस्ती पर 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद देख लेंगे। आज तो जश्न मनाएं कर्ज की माँ से, क्यों सोचते हैं 6 महीने बाद का। ठीक है, NBC क्विकली कॉमेंट कीजिएगा, मुझे अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ना है। देखिए, मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ नसीम भाई से, बहुत ज़बरदस्त दानिश्वर है हमारे, कि आपका जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन यूनिट है वो क्या पैदा कर रहा है। क्या हम कर्ज लेते रहेंगे? क्या हम लोगों से उधार मांगते रहेंगे? क्या हम सूद देते रहेंगे? एक तो रियासत मदीना में सूद का लफ्ज़ अजीब व गरीब है, हराम है, कतई हराम है, अल्लाह से जंग है। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास कारखाने नहीं लगने और लंगर खाने ही लगने, तो फिर ठीक है यार, किसी NGO के हवाले कर दो मुल्क को, वो बहुत अच्छा खाना खिलाती है। कराची आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ने आपका है कराची, तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा सिलानी का, क्या खाना होता है साहब, वाह। तो अगर ये करना कर लें, लेकिन मेरा हमेशा से बात करता हूँ कि हमें अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा एक्सपोर्ट करने के लिए। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा डॉलर हासिल करेंगे।
अदरवाइज हमें डॉलर नहीं मिलेंगे, फाका मस्ती हमारी चलती रहेगी, उधार लेते रहेंगे, सागर की तरह हम कहीं दादा सर दरबार पे पड़े हुए होंगे, कोई गज़ल कह रहे होंगे, रो रहे होंगे। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं क्विकली करूंगा। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी बात की कि हमें आज का पहले सोचना चाहिए, बात का लाजमी बात है, सोचते हैं 35 साल तो ख्वाब खरगोश में गुम रहे, उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा कि आने वाले पाकिस्तान में क्या आएगा, उनके तो बड़े गुन गाए जाते हैं। और लंगर खाने में जाके देखें कि वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे हैं ना, हमारे तो पेट भरे हुए हैं, हमें तो कहेंगे कि भाई उनको क्यों आप भीख के ऊपर लगा रहे हैं। जब लंगर खाने में जाएँ, वहाँ जो लोग खाना खा रहे हैं उनसे पूछें, वो कहते हैं ये नेमत है हुकूमत की तरफ से, या अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, क्योंकि वो मजदूर तबका होता है जिसके पास रोटी भी नहीं है। अगर हुकूमत उनको प्रोवाइड कर रही है तो हम वो रोटी भी छीन लेना चाहते हैं। नसीम साहब कमेंट कर ले, फिर मैं आपकी वो जाने छीन लेना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हर मामले में गवर्नमेंट बेहतरीन नहीं जा रही, लेकिन जो अच्छे काम किए कम से कम खुदारा उसके लिए तो हमें तारीफ उनकी करनी चाहिए ना। जनरल साहब जी देखिए, बात यह है कि हुकूमत को तनकीद करने के लिए 11.8 से 5.8 पे ले आए हैं। मुजम्मिल साहब आपकी जानिब दोबारा आ जाती हूँ, जनरल साहब बात कंप्लीट कर लें, फिर आपकी जानिब दोबारा आ जाती हूँ। जी जनरल साहब। देखिए, तनकीद के लिए तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हमें भी नजर आता है, परफॉर्मेंस का मामला हो या कई और चीजें, लेकिन बात यह है कि ये जो लंगर खाने का काम किया गया, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा काबिल तहसीन काम था। हमें समझना चाहिए कि गरीब आदमी जो मुसाफिर या कोई धक्के खाता है, फुटपाथ पे सोया होता है, उसकी जिंदगी क्या है। रियासत उसके लिए हमें रोजाना ये सुनने को मिलता है कि वो जी हजरत उमर का कॉल था, उन्होंने कहा कि दरिया फरात के किनारे भी अगर कोई कुत्ता भूखा सोए तो वो हुक्मरान जिम्मेदार है। भाई वो अगर हजरत उमर ने कहा था तो आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी शक्ल में है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं। ये बहुत अच्छा हुआ कि कोई, ये बड़ा अच्छा हुआ कि किसी ने ये सोचा कि लोगों को खाना मिलना चाहिए और उनको अगर वहां पे कोई सड़कों पे फुटपाथ पे सोता है तो उसको जाके कोई जगह मिल रही है। बासूरत शायद हम सारे लोगों को तो ना दे सकते या ना दे सकें, लेकिन ये एक लिहाज से बेहतर है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे वो ये है कि यहाँ पे अगर हम दुनिया का देखें, आज चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जो हमारे आके कारखाने लगा रहे थे। लॉकडाउन होने की वजह से दुनिया में बेशुमार इलाकों में, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, बहुत कम हो रही हैं। लोग कहते हैं जनाब आपकी कताकलामी की माफी चाहूंगी, अगले सेगमेंट की जाने भी मुझे बढ़ना है, बाकी लोगों का कमेंट भी नहीं ले पाऊंगी। नाजरीन, एक और सरकारी टीवी पर शुएब अख्तर और एंकर नौमान नियाज का तनाज़ा, क्या मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर साहब की बहुत सिफारिश है और वो मेरिट पे तो पीटीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम को मेरा मतलब है स्पोर्ट्समैन होने की वजह, लेकिन एक लाइव शो में इस तरह किसी स्टार को उठ के चले जाने का कहना, मेरा मतलब अगर वो उनका अपना निजी टीवी होता और वो उसके 100% शेयर्स के मालिक होते तो तब भी वो ये हरकत करते तो ये अनएथिकल थी। गुजा वो एक सरकारी टीवी पर बैठे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे पर बैठे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसों पर बैठ के वो एक स्टार के साथ ऐसे कर रहे हैं और ये वैसे भी एथिक्स की खिलाफ वर्जी है। हम रोज़ लाइव शो में बैठते हैं, आपको हमारी बात से इख्तलाफ भी हो सकता है, तो क्या आप मुझे कह देंगे कि आप उठ के शो से चले जाएं अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ है? ये कैसी आमरीत है और ये कैसा सरकारी टीवी है जिसके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी जो है, जिनको अभी नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि वो इंटीरियर मिनिस्टर लग रहे थे, उन्होंने इस पर कमेटी बना दी है। भाई लाइव शो में सब कुछ हुआ है, इस पर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? एक चीज अनएथिकल है, एक होस्ट अपने गेस्ट को लाइव शो में ये कैसे कह सकता है गेट आउट, उठ के चले जाओ? कोई कह सकता है? इसका कोई मौजूद है? लेकिन हमने कमेटी पर कमेटी बना दी है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब शुड बी सैक्ड इमीडिएटली और ये नॉर्म्स और एथिक्स और टैक्स पेयर्स के पैसे के साथ जाती है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में कमेटी बना देना इस मामले को जस्टिफाई कर देता है? बिल्कुल, मैं मुजम्मिल के साथ इस बात पे बिल्कुल खड़ा हूँ कि उनको फौरी तौर पे डॉक्टर नियाज को निकाल देना चाहिए। वो उसको पता किस चीज़ का। शुएब अख्तर एक पाकिस्तान क्रिकेट का हीरो है, उन्होंने पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए हैं और उसने कौन सी गलत बात कर दी थी? अगर वो हारिस का बात कर रहा था या उसने लॉर्ड कलंदर से उनको जोड़ दिया तो ऐसी कौन सी बात हो गई? और ये किस मतलब मैंने तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है इस किस्म का एंकर या होस्ट जो अपने गेस्ट को, जहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से विव रिचर्ड्स वहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरे बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठे हुए, दुनिया देख रही है, दुनिया की नज़रें इस वक्त क्रिकेट के ऊपर हैं और वो इस तरह वो अपने मेहमान को इस तरह कह रहा है, पाकिस्तान के हीरो को इस तरह कह रहा है। इस पर तो प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। रमीज़ राजा साहब को चाहिए कि वो भी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें और इस
तरह जो है वो बिल्कुल रवैया नहीं रखना चाहिए था। और इस पर कमेटी शमेटी कोई नहीं, स्टेट अवे नजर आ रहा है सबको, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, सोशल मीडिया उठा के दे। और मैं फवाद चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी तौर पे एक्शन लें और डॉक्टर साहब को फारिग करें। ठीक है जुनैरा, इंटरनेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी में किसी मेहमान के साथ, और वो भी एक इतना बड़ा स्टार, उसके साथ ऐसा सलूक, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इसका रिजल्ट? रिजल्ट तो ये होना चाहिए कि उस एंकर के साथ भी कुछ ऐसा सलूक करके उसको टेट फॉर टैट दिखाएं कि ये होता है, उसको सैक करें। वैसे भी पीटीवी की जितनी आउटरीच है, पता चलेगा सारी दुनिया को कि हाउ डू वी ट्रीट पीपल जो हमारे लेजेंड्स के साथ इस तरह बिहेव करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। दूसरा, कमेटी के मामले में आई हैव सीन कि ये कमेटीज़ कैसे काम करती हैं। जिसके साथ ज्यादती हुई होती है उसको बुला के कहते हैं कि आप भी अपनी तरफ का एंगल दे दें, वो भी दे देंगे, फिर हम सोचेंगे। जो चीज़ सामने एविडेंस प्रूफ आपके सामने है, उसमें आप अगले को और क्यों टॉर्चर कर रहे हैं कि एक तो उसकी बेइज्जती हुई है और फिर आके वो आपको सारी कहानी दोबारा सुनाए। तो ये रवैया भी चेंज होना चाहिए कमेटियों का, जो शौक है हम लोगों को। ठीक, जनरल साहब आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये उसका रवैया जो था एंकर का, वो डिफेंड नहीं किया जा सकता, और वो बिल्कुल वाज़ेह क्लिप मौजूद है, सारी दुनिया ने देखी, तो उसके ऊपर कमेटी क्या बनानी, उसके खिलाफ एक्शन ले, और ताकि दूसरों को भी सबक हो। चैनल किसी का भी हो, होस्ट का अपना एक रवैया जो है वो काबिल एतराज था, उसको मेरा ख्याल है फौरी तौर पे कंडेम करना चाहिए। ठीक, एनबीसी क्या कहेंगे, क्या एंकर के रवैये को डिफेंड किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो मैं शोएब अख्तर को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने टेम्परामेंट के बरक्स बहुत सॉफ्ट अंदाज में बात की, बहुत प्यार से बात की, बहुत तरीके से अपना मौक़िफ़ सामने रखा, बहुत आराम से IFB निकाला, माइक निकाला और उसको फेंका नहीं, मेज पर रखा और बाहर चले गए कि मैं जा रहा हूँ, आई एम रिजाइनिंग, आई क्विट। ये शरीफाना तरीका था और मेरा ख्याल है उसका कद और बढ़ गया है। वो मास्टर हीरो है, वो सुपर स्पीड स्टार है हमारा पाकिस्तान का, इतना बड़ा स्टार पैदा नहीं हुआ स्पीड में। और उसकी जो गेंद अगर तेंदुलकर खेलता था तो पहली गेंद पे वो आउट हो जाया करता था। सब जानते हैं इंडिया में इस पर हंगामा कोहराम मचा हुआ है। अगर आप देखें इंडिया को कि क्या किया है, और पूछ रही है नोमान है कौन, वाकई नोमान कौन है? नोमान एंकर नहीं है, आप उसे एंकर क्यों कह रहे हैं? नोमान होस्ट नहीं है, उसके आप होस्ट क्यों कह रहे हैं? वो एक इंसान है जिसको किसी की सिफारिश हासिल है, वो वहाँ बैठा हुआ है। सेनेटर फैसल जावेद ने सही कहा है, उनका ट्वीट आया है कि पीटीवी ऑफ ट्रैक, बहुत हो गया, पीटीवी ट्रैक से हट गया है, अब उसको ठीक करना होगा। उन्होंने अपनी कमेटी का इजलास बुलाया है जो सेनेट कमेटी है, और मुझे लगता है ये कोई इजलास नहीं करें, आप विजुअल देखें, फुटेज देखें, वीडियो देखें, जो लाइव वीडियो है उस पर उसका बिहेवियर देखें आप। फिर उसके बाद उसने रोका भी नहीं, उनको माफ़ी भी नहीं मांगी, अपोलोजाइज भी नहीं किया, रोकने की कोशिश भी नहीं की, ओसी पर आ गया फौरन उसके बाद वो। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वो तो पीटीवी को देखता व्यक्ता नहीं है, नहीं ये क्लिप चल गया है तो लोगों ने देख लिया, उस पर रिएक्शन भी आ गया। लेकिन ये जाति की बात है, कौमी हीरो के साथ एक ऐसा शख्स जाति कर रहा है जो खुद कुछ नहीं है। ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यकीनन एंकर का जो रवैया था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। जी मुजम्मिल साहब, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। देखें, डीन जॉन्स ने एक कमेंट दिया साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर के बारे में अपनी कमेंट्री के दौरान, जिस पर लोगों ने उस कमेंट के ऊपर क्योंकि जो है एतराज़ किया, तो उनको एक इंटरनेशनल टीवी ने फौरी तौर पे ऑफर किया उनके कमेंट पर, और उस प्लेयर से जाके माजरत की और उनको ऑफर करके उनका कॉन्ट्रैक्ट 24 घंटे में ख़त्म कर दिया, स्क्रीन नहीं दी दोबारा। दुनिया में इस मामले में इतनी सख्ती है, कोई कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने कमेंट ऑन एयर चला, कमेंट पे रिएक्शन आया, उन्होंने ऑफर कर दिया डीन जॉन्स को। तो मैं समझता हूं कि ये दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि इस पर किस तरह सख्ती से निपटा जाता है, कोई दुनिया में कमेटी नहीं बनाई जाती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया भर में इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। इस मामले को जो है वो सख्ती से देखा, ये कमेटी बनाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, एंकर का जो रवैया था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लेकिन रावलपिंडी एक्सप्रेस ने, शोएब अख्तर ने इस सिचुएशन को जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो यकीनन काबिल तारीफ था। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।